નમસ્કાર, કેમ છો? સારું છે. ટીએસપીએચ આખું એ આપણું છે. વેલકમ બેક ટુ ટીએસપીએચ ડિજિટલ ગુરુ. Myself, Professor Parimal Patel, Faculty of Chemistry. And in today's class, we are going to discuss amazing chapter that's Amines. अमाइंस चैप्टर में 16 क्वेश्चन पूछे गए थे जेडबलई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट के 10 शिफ्ट में 16 क्वेश्चन, मतलब कि 6 शिफ्ट ऐसे थे जहां पर दो या उससे अधिक क्वेश्चन अमाइंस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर की इंपॉर्टेंस को तो आप समझ ही गए होंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको अमाइंस के वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन को बड़ी आसानी से याद करा देने वाला हूं जो बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं। राइट, सो बड़े ही लेंदी दिखने वाले क्वेश्चन को शॉर्ट टाइम में कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो जरूर अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारे चैनल पे आते रहती है रिलेटेड टू जेई। और सारे ही प्यारे प्यारे आप लोग के लिए लेक्चर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके अगले जेई अटेम्प्ट के लिए, वो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ऑलराइट, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि विच इज अनदर चैप्टर दैट यू आर वेटिंग फॉर। ऑलराइट, तो लेट्स बिगिन विथ अमाइंस। अमाइंस चैप्टर में सबसे जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है वो है आपके डायाजोनियम सॉल्ट। सेकंड जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है वो है आपके हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एंड डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। ये तीन जो है अगर आप अमाइन चैप्टर से करते हो तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप इस चैप्टर के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन जेई में क्रैक जरूर कर लेंगे। सो लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व all those questions which were asked in January 2026. So here we go for the first question on your screen. बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। A hydrocarbon P C4H8 on reaction with HCl gives an optically active compound Q, okay, with the C4H9Cl। बच्चों यहां पर आपने देखा कि कंपाउंड P जो है वो C4H8 है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हो और जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह से वर्ड फॉर्मेट में आता है और अगर आपको वर्ड फॉर्मेट प्रोसेस करने में समय लगता है तो उसकी इजीएस्ट ट्रिक होती है टू राइट डाउन द सीक्वेंस। बराबर है, आपके पास में रफ शीट होती है, उस पर फटाक से आप सीक्वेंस लिखना शुरू कर दीजिए। और जैसे कि मैं आपको लोग के लिए यहां पर करके बताता हूं। हमने यहां पर देखा कि कंपाउंड कौन सा है, C4H8। अभी इसमें क्या डाला हमने, HCl डाला है। HCl डालने पर ये हमारा कंपाउंड P था, HCl डालने पर Q मिल रहा है और Q का जो फॉर्मूला है वो है C4H9Cl। और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है ऐसा हमें बोला गया है। फर्दर क्या बोल रहा है, विथ 1 मोल ऑफ अमोनिया इट गिव्स कंपाउंड C4H11N। मतलब अगर इसको मैंने फर्दर अमोनिया से ट्रीट किया एक बार, ओके, एक बार अमोनिया से ट्रीट किया तो मुझे मिल रहा है C4H11N। बराबर है। एंड हमें आगे बोल रहा है कि ये जो कंपाउंड R बना है, ये R का अगर हमने डायजोटाइजेशन किया, ओके, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, देन इट गिव्स अ कंपाउंड S। बराबर, इसका अगर हमने डायजोटाइजेशन, डायजोटाइजेशन मतलब नैनो टू HCl इन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। डायजोटाइजेशन, ये वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए, बार बार पूछा जाता रहा है। ओके, लेट मी शो इट टू यू, लेट मी शो इट टू यू। दिस इज डायजोटाइजेशन। इवन एनिलीन का डायजोटाइजेशन बार बार पूछा जाता है। सो व्हाट इज डायजोटाइजेशन? व्हाट इज डायजोटाइजेशन? हेलो फ्रेंड्स, एनिलीन ले लो और एनिलीन को 0 to 5 डिग्री सेल्सियस नैनो टू HCl, नैनो टू HCl आपको बना के देता है HONO। है, व्हाट इज दैट HONO? HONO is nitrous acid, HONO। This nitrous acid converts this aniline into diazonium salt, a very important precursor for making other compounds। सो एनिलीन का जैसे आप डायजोटाइजेशन करवाते हो वैसे हर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन का आप डायजोटाइजेशन करवा सकते हैं। एंड
एनिलीन का जो डायजोनियम प्रोडक्ट है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है, लेकिन अगर एलिफेटिक अमाइन में आपने ये सेम डायजोटाइजेशन करवाया तो उससे आपको आर नटू सी एल जो मिलता है वो हाईली अनस्टेबल होता है और वो हाइड्रोलाइज होके आपको मिलता है अल्कोहल। ऑलराइट, सो आर नटू सी एल अंडरगोज हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्कोहल। ओके, इसको आप हाइड्रोलाइज करोगे तो फिनॉल मिलेगा जरूर, इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो फिनॉल मिलेगा जरूर, लेकिन ये रेजोनेंस की स्टेबिलिटी की वजह से इतनी आसानी से हाइड्रोलाइज नहीं होगा जितना ये हो जाएगा। ये तो होके ही रहेगा, ये कभी भी इस स्टेप पे रुकता नहीं है। ठीक है, आई होप यू हैव दिस नॉलेज। विद दिस नॉलेज लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ अपने को यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि फिर वो कंपाउंड एस अपने को दे रहा है, तो एस जो रहेगा वो अल्कोहल होना चाहिए। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस को हमें आइडेंटिफाई करना है। देखिए C4H8 अपने को जो दिया है, असेंशियली C4H8 जो है, ऑलराइट, असेंशियली C4H8 जो है इट मस्ट बी एन अल्कीन, है ना, ये तो क्लियर है कि ये अल्कीन होना चाहिए। 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन मतलब अल्कीन है, ब्यूटीन है। अब ब्यूटीन के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ब्यूट वन इन, ब्यूट टू इन, बराबर, और उसमें आप HCl ऐड करोगे तो H, एक को H मिल जाएगा, एक को Cl मिल जाएगा, तो फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस है, तो उसके हिसाब से आप सोचिए कि कौन सा होना चाहिए। अगर आप ब्यूट वन इन लेते थे तो HCl ऐड करने पर आपको जो है 2 क्लोरोब्यूटेन मिल जाता था, और 2 क्लोरोब्यूटेन जो है ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता था। अब ऐसे क्वेश्चन को आप पूरा सीक्वेंस सॉल्व करके भी कर सकते हो और आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो, बहुत ही आसान है। सो लेट मी टेल यू दिस शॉर्ट ट्रिक हाउ टू सॉल्व दिस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अभी ये आपको बोला है कि ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब शांति से ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो, बराबर, कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन है। ये देखो, ये पी है, ये क्यू, ये आर और ये एस। ऑलराइट, पी क्यू आर एस, थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ सो दैट आप इसको आसानी से देख सको कि कौन कौन से कंपाउंड हमें दे रखे हैं। ठीक है, रियल एग्जाम में भी ऑप्शन इतने बाजू बाजू में लिखे हुए थे विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू एट टाइम। हाँ, तो यस, हियर आर द ऑप्शंस। ठीक है, ये आपका कंपाउंड पी, जहां पर अपने को बोला है ब्यूट टूइन। ठीक है, ब्यूट टूइन में अगर आप HCl ऐड करोगे तो आपको 2 क्लोरोब्यूटेन मिलेगा। यस, क्या 2 क्लोरोब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव है? यस, ऑप्टिकली एक्टिव है। अभी दूसरा ऑप्शन देखो, यहाँ पर ब्यूट टूइन दिया है, ब्यूट टूइन में HCl ऐड किया तो 1 क्लोरोब्यूटेन, अरे 1 क्लोरोब्यूटेन मिलता है क्या? HCl ऐड करोगे तो ऑब्वियसली एक को H एक को Cl, तो 2 क्लोरोब्यूटेन मिलना चाहिए था। ऊपर से ये तो ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो चला गया। ओके, अब आप ऑप्शन 3 को देखो, यहाँ पर बोला है ब्यूट वन इन। ब्यूट वन इन में भी आप HCl ऐड करते थे तो इसको H मिलता था और बीच वाले को क्लोरीन मिलता था, राइट। लेकिन यहाँ पर वंस अगेन इन्होंने 1 क्लोरोब्यूटेन दिया हुआ है, मतलब ये भी गलत है। सो अगेन दिस इज रॉन्ग, क्यों ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है और ये है भी नहीं, ठीक है। एंड ऑप्शन 4 तो कुछ भलता ही चल रहा है, बराबर, ये तो कह रहा है कि साइक्लिक कंपाउंड है और उसमें आप HCl ऐड कैसे करोगे, बराबर। अगर आपके पास में अल्कीन वाला डबल बॉन्ड ही नहीं है तो आप HCl ऐड कहाँ करोगे? तो यहाँ पर तो HCl का कोई एडिशन का स्कोप ही नहीं है, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर चला गया। सो कौन सा ऑप्शन बचा? सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा जहां पर कंपाउंड क्यू आपको ऑप्टिकली एक्टिव दिया गया था, और वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। सिर्फ यहीं पर आपको 2 क्लोरोब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव दिया था। देखो कितना आसान है क्वेश्चन, लगता लेंदी है लेकिन इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना, दिमाग में बिठाएंगे, ऑप्शन से करेंगे, तो भी फटाक से हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करना है, मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। ऑलराइट, सो हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। An organic compound P on treatment with the aqueous ammonia under hot condition forms a compound Q which on treating with bromine KOH. All right, bromine KOH. Let me tell you first, very important, thing about this. अमाइंस चैप्टर में 16 क्वेश्चन पूछे गए, मैंने आपको शुरू में ही बताया। 16 में से 6 क्वेश्चन वैसे थे, मतलब 10 में से 6 शिफ्ट के अंदर HBD, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन पूछा गया है, हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है?
आप लेते हैं एक अमाइड और अमाइड को आप ट्रीट करते हो ब्रोमीन और अल्कली के साथ में, और ब्रोमीन और अल्कली इसके एक कार्बन को उड़ा देगा और इसका हैप्पी बर्थडे कर देगा। यू गेट एन अमाइन विथ वन कार्बन लेस, एक कार्बन उसमें कम होता है और आपको मिल जाता है प्राइमरी अमाइन। ऑलराइट, सो ये जो रिएक्शन है ब्रोमीन NaOH, आपको समझना बहुत जरूरी है कि ब्रोमीन NaOH और उसके आगे अमाइड ही रहेगा। अमाइड और ब्रोमीन NaOH का ये रिएक्शन आपको प्राइमरी अमाइन देता है विथ वन कार्बन लेस। इफ यू नो दिस रिएक्शन यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस 6 क्वेश्चन विच आई एम सेइंग। और मतलब 6 शिफ्ट में एक ही रिएक्शन पूछा गया है, बहुत बड़ी बात है, बराबर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है ये। लेट्स कम बैक। सो द क्वेश्चन हियर इज कंपाउंड P ऑन ट्रीटमेंट विद द एक्वस अमोनिया। वंस अगेन, मैं यहाँ पर वर्ड में दिया है तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूँ। पी को अमोनिया, पी में अमोनिया डाला तो हमें कंपाउंड क्यू मिला। क्यू के अंदर वो लोग कह रहे हैं कि ब्रोमीन और KOH डाला है, ब्रोमीन और KOH NO इज वन एंड द सेम। KOH डाला है तो इट इज फॉर्मिंग कंपाउंड R। R इज हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H7N, बराबर। R का फॉर्मूला है C6H7। देखो C6H7 मतलब हाइड्रोजन बहुत कम है, क्लियर कट यहाँ पर बेंजीन रिंग उपस्थित है। तो 6 कार्बन की बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड कौन सा होता है बच्चों? ऑब्वियसली एनिलीन होता है, यस और नो? अगर ये एनिलीन है तो इसके जस्ट पहले, इसका हैप्पी बर्थडे होने से पहले कंपाउंड क्यू क्या होना चाहिए था? सर एक अमाइड होना चाहिए था, बिल्कुल सही। अमाइड रहेगा तो ही आपको अमाइन मिलेगा। देखो हैप्पी बर्थडे करोगे तो आगे अमाइड होना ही चाहिए, तो कंपाउंड क्यू आपका अमाइड होना चाहिए। अब कौन है जिसको आप अमोनिया से रिएक्ट करने पर आपको अमाइड मिलता है? ऑफ कोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया से ट्रीट करोगे तो यू गेट अमाइड, फिर अमाइड का हैप्पी बर्थडे करोगे आपको मिलेगा एनिलीन। बस तो ये सिंपल सी सीक्वेंस आइडेंटिफाई करनी थी। ऑलराइट, और वैसे भी देखो, अगर आप ऑप्शंस भी देखोगे तो 6 कार्बन वाला ऑप्शन सिर्फ दो ही ऑप्शन है, जहां पर एक में दिया है बेंजामाइन और एक में दिया है एनिलीन, बराबर। सो एनिलीन एक ही ऐसा ऑप्शन बच गया जहां पर आपके पास में C6H7 है और उसके आगे आपको अमाइड दिया गया हो, क्योंकि अमाइड के बिना तो हैप्पी बर्थडे किसका करोगे मेरे भाई? ऑलराइट, तो बेंजामाइड यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रहा है। सो दिस वुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। है ना आसान? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाइट्रोबेंजीन और इसको ट्रीट किया गया है ब्रोमीन FeBr के साथ में, FeBr3। सो नाइट्रोबेंजीन आपको दिया गया है, ऑलराइट। आप भी आपके रफ शीट में जब सॉल्व करते हो तो उसको इसी प्रकार से सॉल्व करते जाना है। नाइट्रोबेंजीन में ब्रोमिनेशन करवाओगे तो ब्रोमो कहां पर आएगा? पैरा पोजीशन पे आएगा, बिकॉज नाइट्रो इज अ पैरा डायरेक्टर ग्रुप। सो नाइट्रो पैरा डायरेक्टर ग्रुप है तो ब्रोमो पोजीशन, ब्रोमो यहां पर आ गया पैरा मेटा पोजीशन पे। मैंने पैरा बोला, आई एम सो सॉरी। राइट, ऑफ कोर्स नाइट्रो कहां पर आएगा? मेटा पोजीशन में, क्योंकि नाइट्रो इज अ मेटा डायरेक्टर ग्रुप। ऑलराइट, फिर क्या बोला? SnHCl। SnHCl क्या है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। Sn और HCl, टीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नाइट्रो को वो रिड्यूस करके क्या बनाने वाला है? नाइट्रो को रिड्यूस करके अमाइन बन गया। ऑलराइट, फिर क्या किया है? पीएच न्यूट्रलाइजेशन। देखिए पीएच न्यूट्रलाइजेशन किस लिए किया जाता है? ये वर्ड जेई जनवरी अटेम्प्ट में कई बार यूज किया गया, पीएच न्यूट्रलाइजेशन। बेसिकली पीएच न्यूट्रलाइजेशन एक सॉल्ट को उसके रेगुलर कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि अगर आप एनिलीन की बात करते हो तो एनिलीन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से एक सॉल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ओके, एक सॉल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। उस सॉल्ट फॉर्म को नलीफाई करके एनिलीन वापस बना देना, दैट्स कॉल्ड एज पीएच न्यूट्रलाइजेशन। सो दैट्स नॉट ओनली फॉर दिस, किसी भी रिएक्शन में जब सॉल्ट बना हो वो सॉल्ट को नॉर्मल कंपाउंड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को आप कहोगे पीएच न्यूट्रलाइजेशन। ओके, सिंपल भाषा में कहूं तो पीएच न्यूट्रलाइजेशन को गोली मारो, सीधी बात, नो बकवास। आपको ये मालूम ही है कि टीन HCl नाइट्रो को अमाइन बनाएगा, खत्म, बराबर है। असल में अमाइन नहीं बनता, अमाइन का सॉल्ट बनता है, उसका पीएच न्यूट्रलाइजेशन करोगे तब अमाइन बनता है, बट वो हम करवाएंगे ही। तो पीएच न्यूट्रलाइजेशन इज अ बाय डिफॉल्ट स्टेप। तो ये लिख करके इन्होंने कई सारे बच्चों को ट्रैप करने की कोशिश की थी, बिकॉज एनसीईआरटी में पीएच न्यूट्रलाइजेशन वर्ड इज नॉट दैट कॉमन।
बराबर, हम लोग ये वर्ड कॉमनली यूज नहीं करते हैं। हम लोग हाइड्रोलिसिस वर्ड कॉमनली यूज कर देते हैं कि उसमें जो सॉल्ट बना था उसका ट्रीट कर दिया हमने, एसिड से ट्रीट किया, बेस से ट्रीट किया, है ना, वैसा हम लोग यूज करते हैं। बट यहाँ पर इन्होंने इस बार पीएच न्यूट्रलाइजेशन वर्ड को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया है। तो आई होप दिस वर्ड इज वेरी मच क्लियर। ओके, अगला क्या है इसके अंदर, फिर पीएच न्यूट्रलाइजेशन के बाद ब्रोमिनेशन करवाया। अब अगर आप एनिलीन का ब्रोमिनेशन करवाते हो तो एनिलीन तो आप जानते हो इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल एक्टिवेटर, और वो ब्रोमिनेशन आपको कहाँ पर करवा करके देगा, तो वो ब्रोमिनेशन करवाएगा पैरा पर एज वेल एज दोनों ऑर्थो पर। ध्यान रहे बच्चों, फिनॉल और एनिलीन दोनों का ब्रोमिनेशन आपको ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव प्रोडक्ट देता है। तो यहां पर जो ब्रोमिनेशन किया हमने, दैट विल गिव अस ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव। फिर आगे अपने को बोला है नैनो टू एच बी आर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। क्या नैनो टू एच बी आर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मतलब हमने क्या करवाया इसका डाई अजोटाइजेशन। मतलब आपका जो NH2 ग्रुप जो है, ये आपका जो NH2 है ये क्या बन गया, ये बन गया N2Cl। ऑलराइट, फिर आगे ट्रीटमेंट बोला है N2Cl को CuBr NaBr के साथ में। सो CuBr NaBr जो है ये आपका सेंड मेयर रिएक्शन है। ऑलराइट, और आपका ये N2Cl उड़ जाएगा और ब्रोमो जुड़ जाएगा। अब सवाल ये है, कंसिडर द अबो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन एंड नंबर ऑफ ब्रोमीन आइटम इन द फाइनल प्रोडक्ट विल बी। तो फाइनली कितने ब्रोमीन यहाँ पर आ गए, 1 2 3 4 और 5। सो देर आर इन ऑल 5 ब्रोमीन एटम्स प्रेजेंट इन द फाइनल कंपाउंड। बराबर है, सो 5 वुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। बच्चों अगर आपको डायजोनियम के रिएक्शंस नहीं आते तो आपको अमाइंस चैप्टर में डिफिकल्टी आ सकती है। तो चलिए अपन डायजोनियम के जो रिएक्शन है उसको एक फटाक से याद कर लेते हैं वन शॉट में। ठीक है, मैंने आप लोग के लिए सारे रिएक्शन यहाँ पर लिख रखे हैं। तो सबसे पहले तो हेलो फ्रेंड्स एनिलीन ले लो, एनिलीन को आप डायजोनियम में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब डायजोनियम के दो कैटेगरी के रिएक्शन होते हैं, एक होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरे होते हैं अजो कपलिंग। ओके, तो उसके कपलिंग रिएक्शन भी होते हैं और उसके जो है आपके अजो कपलिंग रिएक्शन से डाई मिलेगा, ऑरेंज डाई, येलो डाई। अगर आपको नहीं आता तो वो रिएक्शन भी जरूर गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि अजो कपलिंग रिएक्शंस पे भी बहुत बार जेई में सवाल बनते रहे हैं। ठीक है ना, और अभी बात कर रहा था मैं उसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो ये यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने लिया है बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। डायाजोनियम क्लोराइड को अगर आप कॉपर वन सॉल्ट से ट्रीट करोगे तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा। HCl की जगह HBr लिया तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। HCN लिया तो साइनोबेंजीन मिलेगा। स्वाहा, इसे सेंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। वाह वाह, अगर आपने KI डाला तो आयोडोबेंजीन मिलेगा, HBF4 डाला तो फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। लेकिन इन दोनों को सावधान, सेंड मेयर रिएक्शन नहीं कहते। अगर आपने इसमें नैनो टू डाल दिया तो नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। अगर आपने वेरी इंपॉर्टेंटली फॉस्फिनिक एसिड डाला या इथेनॉल डाला तो इसका N2Cl उड़ जाएगा और आपको मिलेगा बेंजीन। वाह वाह, और अगर आपने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो फिनॉल बन जाएगा। स्वाहा, ये थे डायाजोनियम के रिएक्शन। वाह वाह, राइट, आई होप इजी टू रिमेम्बर है। अगर आपको नहीं याद रहा तो फिर से रिवाइंड करके याद कर लीजिए। डायाजोनियम के रिएक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट वन। डायाजोनियम के रिएक्शन के बाद इसको हम लोग यूज करते रहेंगे जहां जहां आएगा। पहला यहां पर क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्क्ड कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। बेंजीन है, उसको HNO3 H2SO4 333 केल्विन, क्लियर कट कंडीशन है नाइट्रोबेंजीन आपको मिलेगा। दिस इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, सो यू गेट अ नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन को उन्होंने SnHCl से ट्रीट किया, सो आपको मिलेगा क्या, एनिलीन। एंड अगेन स्मार्टली दे हैव यूज्ड द वर्ड पीएच न्यूट्रलाइजेशन, इससे घबराना नहीं है। फिर इसको ट्रीट किया उन्होंने किसके साथ में, CH3CO2 ट्वाइस O, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में CH3CO ट्वाइस O। बोले तो अपने को क्या मिलेगा, एनिलीन प्लस C डबल बॉन्डो CH3, दैट इज एसिटाइल, एसिटाइलेशन आपने इसका करवा दिया है।
अब फिर इसका आपने HNO3 H2SO4 मतलब पुनः नाइट्रेशन करवाया, तो इसका अगर आप नाइट्रेशन करवाते हो, ऑलराइट, सो आपको क्या मिलेगा? ऑब्वियसली यू विल गेट, देखिए एग्जाम में आपको इस तरह से पूरा लिख के नहीं करना होता है, आप इसी कंपाउंड में इधर ही सब करते जाने का, एक ही कंपाउंड के ऊपर, सो यू विल सेव लॉट ऑफ योर टाइम। ओके, बट कंफ्यूजन होता है तो अलग से लिखो, बराबर है, कंफ्यूजन होता है तो अलग से लिखो, बट अदरवाइज एक में ही करते जाओ। ऑफ कोर्स नाइट्रेशन कहाँ पर होगा? पैरा पोजीशन पे, क्योंकि आपका जो अमाइन ग्रुप, अमाइड ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। अब फिर इसका क्या किया है? HCl ETOH पीएच न्यूट्रलाइजेशन, मतलब अगेन आपने इसको क्या कर दिया? हाइड्रोलाइज कर दिया है, ठीक है, इसका आपने हाइड्रोलिसिस करवा दिया, हाइड्रोलिसिस करवा दिया, तो यू विल गेट नाइट्रोबेंजीन एंड यू विल गेट यहाँ पर ऊपर जो है आपका एनिलीन आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न क्या है? the percentage of nitrogen in the product T formed will be, बराबर, so you have to be very confidently sure कि आपका ये कंपाउंड बना है। अब इसका जो है अपन परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे? तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना है ये अपने को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसमें नाइट्रोजन का मास कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कर लेते हैं इसको। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो हमारे पास में बेंजीन है, बेंजीन का मास होता है 78, लेकिन दो हाइड्रोजन आपने हटा दिए तो 76 हो गया। फिर यहाँ पर एक नाइट्रोजन और दो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन का मास कितना हो गया? 28। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 32, दो ऑक्सीजन है ना तो 32, और हाइड्रोजन दो है तो उसका भी दो मैंने ऐड कर दिया, तो 8 और 2 10, 10 और 8 18, एक कैरीड, तीन और एक 7 और 3 10, 10 और 3 13, 138। सो 138 जो है ये आपके कंपाउंड का मोलार मास है, और उसमें से नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो है वो आपके पास कितने हैं? नाइट्रोजन आपके पास में दो है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बराबर, कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो मैं आपको इसमें से देख करके बता देता हूँ। आप इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इंटू 100 कर दीजिए, बराबर, इंटू 100 कर दी। देखिए यहाँ पर अभी अप्रोक्सीमेशन करना ऑब्वियसली अलाउड नहीं रहेगा, अप्रोक्सीमेशन करना अलाउड नहीं रहेगा, तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखकर करेंगे तो हो जाएगा। ओके, 28 डिवाइडेड बाय 138, ओके, इंटू 100, दैट कम्स आउट टू बी 20.28%। ओके, 20.28 मेरे कैलकुलेटर में से ये आंसर आ रहा है। सो इसका राउंड ऑफ करके आंसर 20 आएगा। ऑफ कोर्स मैंने कैलकुलेटर से किया, लेकिन आपको रियल टाइम में एक्चुअल कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है। तो है ना आसान बच्चों? ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको रियल टाइम में, अगर आपको क्वेश्चन इजीली बन पा रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर आपके ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आते हैं तो आप मान करके चलो दो कॉमन चीजें, परसेंटेज पूछना और दूसरा है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यील्ड पूछना, कितने मोल्स बना है। ठीक है, तो कितने मोल्स बना है उस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो आई होप आप तैयारी उसके हिसाब से करिएगा। राइट, चलिए लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्क्ड a neutral organic compound M with the molecular formula C8H9ON, C8H9ON। देखिए मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर ना वर्ड के फॉर्म में रिएक्शन पूछा गया है। सो जैसा मैंने पहले भी कहा है, बार बार कहता हूँ कि इसको आप जो है एरो बना करके लिखते जाइए साइमल्टेनियसली, जिससे आपको क्वेश्चन दो बार रीड करने में समय नष्ट ना करना पड़े। ठीक है, दिस ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन OH माइनस, क्या बात है, ब्रोमीन OH माइनस, मतलब यहां पर आ गया हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन देखते ही आपके दिमाग में क्लैरिटी आनी चाहिए कि ये कंपाउंड क्या है, अमाइड। ये जो आपका शुरुआती कंपाउंड अमाइड होना चाहिए। ठीक है, अमाइड, देखो अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं भी पढ़ना, अगर मेरे को कंपाउंड ए के बारे में पूछा है, स्ट्रक्चर ऑफ ए पूछा गया है, यही मेरा कंपाउंड ए है, अब ए अमाइड है इतना तो पक्का आना चाहिए। बोलो यस और नो। पूरा प्रश्न आपने अब तक पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिखाया ना कि हैप्पी बर्थडे रिएक्शन किसका, हैप्पी बर्थडे किसका होता है? सर मेरा, अरे तुम्हारा हैप्पी बर्थडे की बात नहीं कर रहा हूँ, बराबर है। रिएक्शन में आप हैप्पी बर्थडे किसका करते हो? ऑफ कोर्स अमाइड का करते हो, बराबर है। तो अमाइड का अगर आप हैप्पी बर्थडे करोगे तो आपका जो है पहले ही ऑप्शन, ऑप्शन ये आपका ऑप्शन रूल आउट हो गया, क्योंकि ये तो सेकेंडरी अमाइड है, ये नहीं चलेगा। ये चल सकता है क्योंकि यहाँ पर अमाइड है, ये भी चल सकता है, यहाँ पर भी अमाइड है,
ये भी चल सकता है, यहाँ पर भी अमाइड है। ठीक है, तो आपका एक ऑप्शन तो पहले ही रूल आउट हो गया। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कंपाउंड बी ऑन ट्रीटमेंट विद द नैनो टू HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमने यहाँ पर क्या करवाया, डाई अजोटाइजेशन, बराबर है, डाई अजोटाइजेशन हमने करवाया, और उसको बाद में हमने CuCN से ट्रीट किया है, CuCN NaCN के साथ, मतलब यहाँ पर हमने सैंडमेयर रिएक्शन करवाया, सैंडमेयर से हमें साइनाइड ग्रुप मिला, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस करता है कंपाउंड डी, ओके, और डी प्रोड्यूसेस ई विच इज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड ए, बराबर, मतलब ए का हाइड्रोलिसिस करोगे तो भी आपको डी मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए, ओके। तो इसको 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 थोड़ा वापस से आगे लिख देते हैं। ए का हमने क्या किया, कंपाउंड बी मिल गया, बी का हमने नैनो टू किया, देखो मुझे वापस से रीड करना पड़ रहा है, मैंने साथ में लिखते गया रहता तो मुझे रीड नहीं करना पड़ता। नैनो टू HCl किया तो मुझे कंपाउंड सी मिलेगा, और सी को मैंने CuCN NaCN किया तो मुझे कंपाउंड डी मिला, और डी का मैंने हाइड्रोलिसिस किया तो मुझे कंपाउंड ई मिला। अब ये कह रहे हैं कि ए का भी हाइड्रोलिसिस करोगे तो वापस से आपको ई मिलना चाहिए, ऐसा कह रहा है। ठीक है, ई ऑन ट्रीटमेंट विद एसिडिफाइड कमिनोफोर प्रोड्यूसेस एफ, ओके, सॉरी, ई का हमने KMnO4 किया, KMnO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे अपने को क्या बोल रहा है, कंपाउंड एफ मिल रहा है, कंपाउंड एफ मिल रहा है, और कंपाउंड एफ कंटेन्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। नाउ दिस इज वेरी ट्रिकी हियर, कंपाउंड एफ कंटेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, ये जो लास्ट लाइन है ना, यही लाइन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, ई विच इज ऑल्सो ऑब्टेनेबल फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए, हाँ मतलब ये हमने बराबर ही किया था, ए का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ई मिलेगा। ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन आप एक ऑप्शन पहले ही रूल आउट कर चुके हो, तो आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समय दे करके इसको सॉल्व जरूर करना चाहिए। लेंदी लग रहा हो तो मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अटेनेबल है, एक भी रिएक्शन ऐसा नहीं है जो आप नहीं जानते हो, तो इसको प्रयास तो जरूर करना चाहिए। ठीक है, अभी अगर हम फर्स्ट वाला कंपाउंड लेकर के ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई विद द फर्स्ट वाला कंपाउंड। फर्स्ट वाले कंपाउंड का अगर आप हैप्पी बर्थडे करोगे तो आपको यहाँ पर NH2 मिलेगा और यहाँ पर CH3 मिलेगा, ये पक्की बात है, राइट। फिर NH2 जहां पर है, अभी देखो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 में फर्क कितना है मालूम है, आप ध्यान से देखो, यहां से ही आपको सारा ट्रिक मिल जाएगा। ठीक है, एक तो हो गया जैसे मैंने कहा कि आप पूरा सॉल्व करो, लेकिन मैं आपको आसान ट्रिक बताता हूं कि इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते थे। जैसे ही मैंने इस ऑप्शन 1 को सॉल्व करना शुरू किया, मेरी नजर ऑप्शन 2 और 4 पे गई, और मैंने ये पहचान लिया कि यहाँ फर्क मेटा, ऑर्थो और पैरा इसके हिसाब से है, बाकी कोई फर्क है ही नहीं, सब जगह पर सेम ही है। ऑलराइट, तो हमें सीधा कंपाउंड एफ तक पहुंचना है, और एफ में कहा है कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम, हमें वहां तक पहुंचना होगा। ठीक है, लेट अस डू दिस, हमने ऑप्शन 1 किया है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। NH2 मिला हमें, फिर उसका क्या किया हमने, नैनो टू HCl, मतलब ये बन गया आपका N2Cl, ओके। N2Cl का क्या किया, CuCN NaCN, मतलब इसका हमने कर दिया साइनाइड। साइनाइड के बाद साइनाइड के बाद उसका हाइड्रोलिसिस हो गया, हाइड्रोलिसिस ये हो जाएगा COOH, बराबर, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस COOH। अब आगे उनका क्या कहना है, इसका कमिनो 4 कर दिया, कमिनो 4 किया तो अपने को क्या मिलेगा, साइड चेन ऑक्सीडेशन, ये जो मिथाइल ग्रुप है वो भी COOH बन जाएगा, एंड कंपाउंड एफ जो बना उसमें दो तरह के हाइड्रोजन होने चाहिए। अब सीधी बात है, अगर आप वन का अगर आप पूरा प्रोसेस कर रहे हो, आपको ये कंपाउंड मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है 3 और 4 के लिए आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको समझ में आना चाहिए कि 3 वाले में COOH बाजू बाजू में मिलेगा, है ना, सही बोल रहा हूँ, ये मेटा पे थे करके आपको दोनों COOH मेटा पे मिले, अगर ये ऑर्थो पे है तो आपको दोनों COOH ऑर्थो पे मिलेंगे। वैसे ही ऑप्शन नंबर 4 में अगर आप देखोगे तो वहां पर COOH पैरा पोजीशन पे है, राइट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि आपको तीन में से वो चुनना है
जहां पर कंपाउंड एफ में सिर्फ दो ही तरह के हाइड्रोजन हो, बराबर। तो ये दो तरह के हाइड्रोजन थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है, यहाँ पर उन्होंने काफी वेग, मतलब ऐसे ही कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी, सिर्फ इतना ही हवे में बोल दिया दो तरह के हाइड्रोजन है, तो ज्यादा डिटेलिंग नहीं दी हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो हाइड्रोजन हमारा एसिडिक हाइड्रोजन जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है, बराबर, तो वो तो सभी में है। और दूसरे तरह का हाइड्रोजन जो बेंजीन रिंग पे है, बेंजीन रिंग को जुड़ा है वो हाइड्रोजन है, और तो कौन सा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सर ये तो सभी में है बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन, सही बात है। लेकिन अगर आप ये वालों में देखोगे, तो ये वाले में देखोगे तो ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑर्थो पोजिशंस पे है, ये हाइड्रोजन जो है इसके मेटा पोजिशन पे है, और ये इसकी पैरा पोजिशन पे है। अब क्या अब क्या आपको लगता है कि ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक तो नहीं है, बराबर। मतलब दीज हाइड्रोजन पोजीशन, अगर मैं इसकी बात करूं तो इस COH के रिस्पेक्ट में वो ऑर्थो होगा, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में ये पैरा होगा, बराबर है कि नहीं? ऑलराइट, तो आप अगर सब्स्टिट्यूशन इधर ब्रोमो इधर करोगे या इधर करोगे, तो डू यू गेट द सेम आंसर और डिफरेंट आंसर? यू गेट अ डिफरेंट प्रोडक्ट। ऑलराइट, सो मेरे हिसाब से फिर इसके अंदर यही एक ऑप्शन बैठता है जहां पर आपको कंपाउंड जो है सबसे ज्यादा सिमेट्रिक नजर आ रहा है। और सिमेट्रिक कंपाउंड के अंदर या तो ऑर्थो पोजिशंस आपके पास अवेलेबल है, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड का H अवेलेबल है। मतलब सब्स्टिट्यूशन की अगर आप संभावना देखो, तो आप सब्स्टिट्यूशन इधर करो इधर करो इधर करो या इधर करो, एक ही बात है। कहीं पर भी आप एक कोई भी जगह पे मान लीजिए आप ब्रोमीन एटम रख दीजिए, तो उस कंपाउंड का नाम सेम ही आएगा, चाहे आप इन चारों पोजीशन में से कहीं पर भी आप सब्स्टिट्यूशन करो, बराबर है। तो ये चारों हाइड्रोजन को वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन माना जा सकता है, और कार्बोक्सिलिक का जो H है वो सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। वर्सेस अगर आप इस कंपाउंड में देखोगे, तो कार्बोक्सिलिक का COOH एक है। अब कोई सब्स्टिट्यूशन आप इन दोनों के बीच में करते तो बात अलग होती, यहां पर करते तो बात अलग होती, इधर करते तो बात अलग होती। मतलब देर आर डिफरेंट पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पॉसिबल, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। एंड हेंस दिस नंबर 4 वुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप द लास्ट पॉइंट was very tricky and that's clear to everyone. So you have to be really careful. But yes, question was attainable क्योंकि ऑप्शन 4 चला गया था, इन तीन में से अपने को सोचना था। तो सिमेट्रिक कंपाउंड नहीं समझ में आ रहा है, तो सिमेट्रिक कंपाउंड तो आप चूज कर ही सकते थे, तो रिस्क वर्दी। ऑलराइट, चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप प्रयत्न कीजिए, बराबर, आप प्रयत्न कीजिए क्या होना चाहिए इसके अंदर। देखो क्या बोला है अपने को, अमाइन है और फिर उसको हमें बेंजोइल क्लोराइड से ट्रीट किया है। यू हैव अमाइन, और अमाइन का आप करवा रहे हो बेंजोइलेशन, बराबर, बेंजोइलेशन। C6H5COCl मतलब बेंजोइल क्लोराइड से आप ट्रीट कर रहे हो, तो H हट जाएगा और यहां पर आ जाएगा आपका ये बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। फिर उसका क्या बोला है अपने को, बेंजोइलेशन के बाद में LiLH4 करना है, मतलब रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन आप जानते हो कि LiLH4 का जो रिडक्शन होता है, अमाइड का रिडक्शन, अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करते हो, सो दैट गिव्स यू RCH2NH2, बराबर है। तो RCH2NH2 आपको मिल रहा हो, ऐसा ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है जहां पर कार्बोनिल का जो है रिडक्शन हो गया हो, बराबर है। इसमें तो कार्बोनिल जिंदा है तो ये गया। ये क्या है, ये तो देखो अल्कोहल उसको कन्वर्ट किया है, अल्कोहल थोड़ी ना। कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन रहेगा तो अल्कोहल मिलेगा, लेकिन हाँ बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, वो इसको अल्डिहाइड कीटोन समझ लेंगे तो गड़बड़ भूत जैसा हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर मार्क कर देंगे ना ना, दिस इज नॉट अल्डिहाइड कीटोन, दिस इज अमाइड ग्रुप, और अमाइड का रिडक्शन आपको जो है CH2 करके मिल जाएगा वहां पर, एंड हेंस दिस वुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इसको रिफर कर लो अगर नहीं समझा तो। अमाइड का रिडक्शन अमाइन देता है, ठीक है। सो दैट वे यू हैव टू चूज। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। क्या बोल रहा है अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, बराबर। SnHCl pH न्यूट्रलाइजेशन, ओ भाई इतनी बार पूछा गया ये SnHCl pH न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो डेफिनेटली नाइट्रो कंपाउंड आपको दिया हुआ है, और उसको टिन और HCl के साथ अगर आप रिएक्ट करते हो, SN और HCl के साथ रिएक्ट करते हो, तो आपको मिलने वाला है
आपको मिलने वाला है NH2। ओके, NH2 बराबर है। और उसका अभी आपने क्या करवाया है, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाया है। ओके, सो दिस इज लाइक दैट प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन रिएक्शन। सो यू आर डूइंग एसिटाइलेशन हियर, एंड उसके बाद आपने ब्रोमिनेशन करवाया है। तो ब्रोमिनेशन कहाँ पर होगा, तो ब्रोमिनेशन होगा इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हो सकता था, लेकिन पैरा वाला पोजीशन तो ब्लॉक्ड है करके यू विल गेट अ ब्रोमो एट ऑर्थो पोजीशन। ओके, अब यहाँ पर प्रश्न ये है, बराबर प्रश्न ये है कि अज्यूमिंग दैट द रिएक्शन प्रोसीड्स टू कंप्लीशन 137 मिलीग्राम ऑफ 4 नाइट्रोटोल्यूइन विल प्रोड्यूस हाउ मच मिलीग्राम ऑफ कंपाउंड बी। कंपाउंड बी का कितना मास मिलेगा, ये अपने को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहले मैं तरीका नंबर 1 बताता हूँ। आपका ये जो कंपाउंड है उसका मास है 137 मिलीग्राम। चलिए इसका पहले मोलार मास निकाल देते हैं। मोलार मास निकाल देते हैं तो मोलार मास क्या है इसका, कार्बन बेंजीन का हो गया आपका 78, उसमें दो जगह पे सब्स्टिट्यूशन है तो मैंने 76 लिखा है। मिथाइल ग्रुप में कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का 3, नाइट्रोजन का आपका हो गया 14, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 32। बराबर, लेट्स ऐड देम अप। 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 और 4 17, 7 3 कैरी, एक कैरिड हो गया, और 137। ओ वाओ, लवली। सो 137 ग्राम पर मोल इज द आंसर। सो यहाँ पर जब इन्होंने अपने को 137 मिलीग्राम दे रखा है तो कहना है इसे वी हैव टेकन 1 मिलीमोल ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, 1 मिलीमोल ऑफ दिस कंपाउंड विल ऑब्वियसली गिव 1 मिलीमोल ऑफ द दिस कंपाउंड। बराबर, तो अपने को इसके 1 मिलीमोल का मास ही तो पता करना है। बराबर, 1 मिलीमोल का मास पता करना पड़ेगा। नाउ लेट अस चेक दैट बेंजीन का कितना है। बेंजीन का एज आई सेड 75 हो जाएगा क्योंकि तीन जगह पे सब्स्टिट्यूशन है। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3। ओके, हाइड्रोजन का 3। ये नाइट्रोजन का हो जाएगा आपका 14, कार्बन का वापस से 12, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, और ये कार्बन का हो जाएगा 12, और ये हाइड्रोजन का हो गया 3। लेट्स ऐड देम अप। 6 7 8, 8 6 7 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 3 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 25 26 27। ओके, 27, 2 कैरीड, दो और एक 3 4, एक 5 6 7, 7 और 7 14। ठीक है, सो दैट दैट बिकम्स हाउ मच, 147। ओके, दैट बिकम्स 147। नो 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 नो, देयर इज सम एरर दैट वी आर डूइंग। ओके, एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट किया इसको तो दैट बिकम्स एसिटाइलेशन, एंड देन ब्रोमिनेशन से ब्रोमो आ गया। हाँ, ब्रोमीन को तो अपन ने ऐड ही नहीं किया है ना, सबका मास ले लिया, ब्रोमीन का मास तो लिया ही नहीं। तो ब्रोमीन का मास इसमें 147 और 80, 80 ब्रोमीन का मास ऐड करना रह गया, उसको भी ऐड कर देते हैं। तो कितना हो गया, 7, 8 और 8 और 4 12, एक कैरीड, 227। ऑलराइट, सो नियरेस्ट ऑप्शन 227 का आंसर कौन सा है, 228। ओके, 228। तो 228 would be the final answer for the given question। लेकिन 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 मैंने आपसे बताया था कि दो ट्रिक है इसको सॉल्व करने की। पहली जो ट्रिक है वो तो मैंने आपको बता ही दी कि कैसे आप पूरा कायदे से ये कर सकते हो। दूसरी ट्रिक, अरे भाई इतना सिंपल है, यहाँ पर आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हो, तो ब्रोमिनेशन कर रहे हो तो फाइनल वाले कंपाउंड में मास सीधा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप समझिए कि ब्रोमीन का जो मास होता है, ब्रोमीन एटम का मास ही 80 है। तो आपका जो इनिशियल कंपाउंड था उसका मास 137 जो था, 137 मिलीग्राम। तो 137 मिलीग्राम में 80 मिलीग्राम ऐड कुछ तो होगा, बराबर है कि नहीं, क्योंकि ब्रोमीन आने वाला है। आप जो भी कर रहे हो, बाकी सब रिडक्शन में तो क्या हाइड्रोजन आ रहा है जा रहा है वो सब, फाइनल कंपाउंड में ब्रोमीन मतलब मास 80 से बढ़ेगा, इतना तो पक्का होना चाहिए कि ब्रोमिनेशन हो रहा है। ठीक है, 80 से मार्क्स मास बढ़ना चाहिए था। अब मजे की बात है, क्वेश्चन एमसीक्यू में आया है, ऐसा भी नहीं कि न्यूमेरिकल में आया। न्यूमेरिकल में आया तो हम लोग एग्जैक्ट सॉल्व करते हैं और 227 वुड बी द आंसर इन दैट केस। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर सवाल जो है अपने को किसके बारे में पूछा गया था, एमसीक्यू के बारे में।
तो एमसीक्यू के अंदर तो आपको सीधा होना चाहिए था कि 140 है और 80 बढ़ेगा, तो 146 तो आंसर नहीं हो सकता है। 137, 140 में अगर आप 80 बढ़ाते हो 220 तक कुछ तो जाएगा, तो 220 तक का आंसर तो एक ही नजर आ रहा था। तो स्ट्रेट आप इसको यहाँ पर टाइम सेव करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब यही यही फर्क होता है, जो रैंक निकालना जब आपको रहता है ना, तो रैंक निकालने के लिए आपको ये ट्रिक जो है वो समझ में आनी चाहिए। बराबर है? आपको ये गिवन टाइम के अंदर ये चमकना चाहिए, और उसके लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है। और इस तरह के वीडियो लेक्चर्स वगैरह जो भी हमारे हम लोग देते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग शेयर करते हैं, उसको फॉलो कराना है। और आप जब लेक्चर्स सुनते हैं तो उस लेक्चर्स के अंदर इन तरह की चीजों की नोट मेकिंग आपको करनी चाहिए, जिससे कि आपको रियल एग्जामिनेशन के अंदर इस तरह की चीजें चमके। ऑलराइट, सो अच्छी बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंपाउंड पी अंडरगोज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, जहां पर हमें कंपाउंड पी को अमोनिया से ट्रीट किया है, उसको हीट किया है, तो कंपाउंड क्यू मिला है। ऑलराइट, और क्यू को हमने दिया है KOH ब्रोमीन। आ गया, ओ तेरा हैप्पी बर्थडे है, तेरा हैप्पी बर्थडे। तो कंपाउंड क्यू जो है वो तो पक्की बात है कि अमाइड होना चाहिए। कंपाउंड क्यू जो है वो अमाइड होना चाहिए। उसका KOH ब्रोमीन किया तो आपको अमाइन मिलेगा। एंड देन यू आर डूइंग क्लोरोफॉर्म KOH। बच्चों क्लोरोफॉर्म KOH जो है, दिस इज द कंडीशन फॉर अमाइन में कौन सा रिएक्शन है, द वेरी इंपॉर्टेंट आइसोसाइनाइड टेस्ट या हॉफमैन कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट का ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा। RNH2 उसको अगर आपने क्लोरोफॉर्म KOH से ट्रीट किया तो आपको मिलेगा आइसोसायनाइड। आइसोसाइनाइड जो होते हैं, आइसोसाइनाइड जो होते हैं वो आपके पंजेंट ओडर वाले, अनप्लीजेंट स्मेल वाले कंपाउंड। इसके ऊपर भी जेई में प्रश्न बार बार आते रहते हैं, जरूर याद कीजिएगा। कार्बाइल अमाइन टेस्ट, कार्बाइल अमाइन टेस्ट में क्या होता है, अमाइन बिकम्स आइसोसाइनाइड। ओके, आइसोसाइनाइड बनता है। तो देखिए यहाँ पर हमें ये वाला आइसोसाइनाइड मिला है, तो ये कहना है इसे अभी अपने को है ना बैक कैलकुलेशन करना है, मतलब यू हैव टू गो बैक। ओके, तो अगर ये आइसोसाइनाइड है तो ऐसा बनने से पहले ये क्या रहा होगा, तो ये सर अमाइन रहा होगा। अमाइन बनने के पहले क्या रहा होगा, तो अमाइड रहा होगा। क्यों, तो सर अमाइड का ही तो आपने हैप्पी बर्थडे करा के अमाइन बनाया है ना। सो ये अमाइन बनने के पहले अमाइड रहा होगा, और अमाइड बनने के पहले ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा, क्योंकि एसिड को ही तो अमोनिया से ट्रीट करने पर आपको अमाइड मिलता है। यस और नो, तो इज द रिएक्शन सीक्वेंस क्लियर हो गया। अब मैं बताता हूं, रुको जरा, सबर करो। क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे प्यारे बच्चों। कौन रिएक्शन है जिसमें अब अमोनिया से ट्रीटमेंट की जाती है, आपको कंपाउंड पी ही तो पता करना है ना। इसमें क्या पता करना है, कंपाउंड पी पता करना है। बराबर है। अब कौन सा कंपाउंड है जिसका अमोनिया से रिएक्शन आपने पूरे जीवन में किया है, दो ही कंपाउंड है, एक है अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड का भी तो किया है ना, अल्काइल RX प्लस अमोनिया, RX प्लस अमोनिया। तो अमोनिया का रिएक्शन आप अल्काइल हलाइड से भी करते हो और कार्बोक्सिलिक एसिड से करते हो। पहला वाला बोला है अमाइड, ये तो गया। अब अमाइड को तो अमोनिया से ट्रीट नहीं करोगे ना, तो वो तो नहीं है। दूसरा बोला है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड और अमोनिया का रिएक्शन होता जरूर है, लेकिन हम लोग सिलेबस में अपन करवाते नहीं है, अमोनिया डेरिवेटिव का जरूर करवाते हैं। ठीक है, उसका करवाते नहीं है, और उसका रिएक्शन होकर आपको अमाइड थोड़ी ना मिलेगा जिसका आप हैप्पी बर्थडे करवा सकते हो। राइट, सो ये भी यहाँ पर उसका हैप्पी बर्थडे होने वाला नहीं है। देन यू हैव अ कीटोन, और कीटोन का अगर आप करवाते हो क्या हैप्पी बर्थडे, किधर गया कीटोन, वही कीटोन से कोई थोड़ी ना आपको अमाइड मिलने वाला जिसका आप हैप्पी बर्थडे करवाओगे, तो ये भी नहीं हो सकता है। एंड देन यू हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड, सो ऑफ कोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप फटाफट फटाफट सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन अमाइन चैप्टर का। अगला क्वेश्चन। ऑल राइट, सो यहाँ पर क्वेश्चन को स्टेटमेंट 1 2 के फॉर्म में पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा इसको लेंदी बनाने का प्रयास किया है। सो लेट अस सी द क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑलराइट, अपने को बोला है कि ये कंपाउंड, दिस कंपाउंड बराबर है कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, इसको सिंथेसाइज किया जा सकता है
फ्रॉम दिस कंपाउंड, मतलब अपने को कोई बड़ा सा कंपाउंड दे रखा है, बेंजीन रिंग दिया है और साइड में CH2 CH2 CH3 प्रोपाइल चेन दिया हुआ है, और यहाँ पर भी एक प्रोपाइल चेन। लेकिन वो प्रोपाइल चेन भी ऐसे डरावना बड़ा बना करके दिया है कि देखने वाले को ऐसा लगे, कोले क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है, छोड़ो छोड़ो ये तो बहुत बड़ा है। लेकिन डरना मत, बहुत इजी सवाल है, ठीक है। दिस कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड, मतलब वो बोल रहे हैं कि दोनों जगह पर अमाइन अमाइन आ जाएगा, ये प्रोपाइल हट जाएगा। कैसे हटेगा, तो बोलता है बाय यूजिंग अ सिंपल रिएजेंट इन द ऑर्डर, इस ऑर्डर में यूज करना है। पहला बोला है एसिडिक KMnO4, देन अमोनिया, देन ब्रोमीन एंड अल्कली। चलिए चेक करते हैं, ठीक है, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। हमें जो कंपाउंड दे रखा है, बेंजीन CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। हमने क्या करा बच्चों, इसका सबसे पहले उनका कहना है कि एसिडिफाइड KMnO4 करो। एसिडिफाइड KMnO4 मतलब साइड चेन ऑक्सीडेशन, अगर नहीं मालूम तो लिख के रखिएगा कि साइड चेन में टर्शरी अल्काइल के अलावा बाकी कोई भी अल्काइल हो वो पूरी तरह से भस्मीभूत हो जाएगा। है सर, भस्मीभूत माने वो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, दिस एंटायर गेट्स यू नो ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको बेंजोइक एसिड मिला। फिर कह रहे हैं इसको अमोनिया से ट्रीट करो। इसको अगर आप अमोनिया से ट्रीट करोगे तो भैया आपको मिल जाएगा अमाइड, अमाइड। फिर कह रहे हैं कि अमाइड का अगर आपने ब्रोमीन अल्कली, ब्रोमीन अल्कली मतलब ओ तेरा हैप्पी बर्थडे है, तेरा हैप्पी बर्थडे, तो इसका हैप्पी बर्थडे कर देंगे अपन। तो ये CONH2 का हैप्पी बर्थडे होते ही आपको क्या मिलेगा, अमाइन, अमाइन। तो बताइए क्या स्टेटमेंट वन सही है, क्या हमें ये कंपाउंड मिला इसमें से गिवन सीक्वेंस के हिसाब से, बिल्कुल मिला। सो स्टेटमेंट वन इज एब्सोल्युटली ए करेक्ट स्टेटमेंट, बराबर, स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट टू चेक करते हैं, दिस कंपाउंड, बराबर है, मतलब टोलुइन और नीचे NH2, बराबर है, पैराटोलुडीन कहते हैं इसको। दिस कैन बी कन्वर्टेड टू दिस, मतलब इसके मेटा पोजीशन पे दो ब्रोमीन आ सकते हैं यूजिंग द रिएक्शन सीक्वेंस दिस। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, रिएक्शन सीक्वेंस के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। लेट्स चेक क्विकली, बराबर है। हमारे पास में स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, CH3NH2। अब क्या कह रहे हैं, पहले इसको जो है ब्रोमिनेशन करवा दीजिए। अब अगर इसमें ब्रोमिनेशन में करवाता हूं तो मेरे स्मार्ट बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि NH2 जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होता है, और स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के चलते वो ऑर्थो और पैरा तीनों जगह पर ब्रोमिनेशन करवा सकता है। लेकिन पैरा पोजीशन पे तो मिथाइल पहले से बैठा है, तो वो पोजीशन तो ब्लॉक्ड है। मतलब अपने को ब्रोमिनेशन कहां पर करना है, ये दो जगह पे करना है। अब आगे क्या कहा है, आगे कहा इसको ट्रीट करो NO2HCl। NO2HCl मतलब डाई अजटाइजेशन, मतलब ये NH2 गया, इधर आ गया N2Cl, बराबर है। फिर आगे क्या करने बोला, इसका एक्वस H3PO2। तो जैसा मैंने वो चार्ट में याद करवाया था, फॉस्फिनिक एसिड या इथेनॉल से अगर आप ट्रीट करते हो तो ये N2Cl उड़ जाता है, इसकी जगह पे H आ जाएगा, सिर्फ बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप देखोगे, सो यू गेट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट। सो क्या यहाँ पर ये कन्वर्जन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, विच मेक्स दिस स्टेटमेंट ऑल्सो करेक्ट। So statement 1 and 2 both are correct. Both statement 1 and 2 are correct. Is a perfectly correct answer for the given question. Yes or no? So I hope this was very much, comfortably clear. Let's go for the next beautiful question. बराबर है। देखिए हर क्वेश्चन में आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप उसको स्वतः एक बार सॉल्व कीजिए पॉज करके, और फिर आप जो उसको मेरे साथ में मैच कीजिए। अगर आपको कॉन्फिडेंटली कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट को मेरे साथ साथ में सीख रहे हो, तो डेफिनेटली क्वेश्चंस देखते जाइए, आपको मजा भी आएगा और चीजें याद भी होती जाएगी। A student has been given a compound X with the molecular formula C6H7N। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है C6H7N, इसी से क्लियर हो जाता है कि ये एनिलीन है, बराबर है। आप भी सोचो ना कि देखिए 6 कार्बन के पीछे 7 ही हाइड्रोजन है,
मतलब बेंजीन रिंग तो होना ही होना है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। ऑलराइट, सो बेंजीन रिंग C6H7N इज देयर इज अ बेंजीन रिंग एंड देयर इज NH2। अब क्या बोल रहा है, दिस इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, ये कंपाउंड एक्स है हमारा, बोल रहा है कंपाउंड एक्स इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। हाँ मतलब वाटर में थोड़ा थोड़ा ही डिसॉल्व होता है, भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में थोड़ी ना आसानी से डिसॉल्व होते हैं, सही बात है। फिर क्या बोला है, हावेवर एडिशन ऑफ अ डाइल्यूट मिनरल एसिड एक्स बिकम सॉल्युबल इन वाटर। हाँ, अगर आप एनिलीन को HCl में डालते हो, मतलब थोड़ा बहुत ड्रॉप्स ऑफ HCl डालोगे, तो क्या एनिलीन बन जाता है एनिलीनियम क्लोराइड? यस, इट बिकम्स अ सॉल्ट। एंड अगर वो सॉल्ट बन गया, तब उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी रिलेटिवली बढ़ जाती है। तो सॉल्ट होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, दैट इज परफेक्ट। फिर आगे क्या बोला है, दिस बिकम सॉल्युबल इन वाटर एक्स व्हेन ट्रीटेड विद द क्लोरोफॉर्म एंड KOH। अगर इसको मैंने ट्रीट किया किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म KOH के साथ में, क्लोरोफॉर्म KOH बोले तो CHCl3KOH एंड अमाइन का, ये होता है आपका कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जहां पर आपको मिलेगा आइसोसाइनाइड, पंजेंट स्मेल वाला आइसोसाइनाइड। क्या बोल रहा है, एंड वाई हैज अ स्पेसिफिक अनप्लीजेंट स्मेल, कंफर्म, यही तो मैं बोल रहा था कि अगर आइसोसाइनाइड बना है तो उसका पंजेंट ओडर होता है। आगे क्या बोल रहा है, ऑन ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एक्स गिव्स अ कंपाउंड जेड। मतलब इसको अगर आपने ट्रीट किया किसके साथ में, हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग टेस्ट पे भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं बच्चों। ओके, हिंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी अमाइन के साथ में रिएक्ट कर सकता है, सेकेंडरी के साथ में कर सकता है, टर्शरी के साथ नहीं करता। जब वो प्राइमरी से रिएक्ट करता है तो उसका जो कंपाउंड बनता है वो आगे अल्कली के साथ डिसॉल्व हो सकता है, सेकेंडरी के अंदर जो कंपाउंड बनेगा वो अल्कली में इनसॉल्युबल होता है, और टर्शरी में जो कंपाउंड वो तो बनता ही नहीं है, टर्शरी जो है वो बेंजोइल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवाया है, जिससे कंपाउंड जेड बना है। ओके, तो कंपाउंड जेड की स्ट्रक्चर क्या होगी, ये आपका एनिलीन था, है ना, ये आपका एनिलीन मैं बना देता हूँ यहाँ पर। ओके, यू हैव दिस एनिलीन, एनिलीन का एक हाइड्रोजन हट जाएगा और इसकी जगह पे आपको मिलेगा बेंजोइलेशन होकर के मिलेगा। अब सवाल क्या है, द नंबर ऑफ डिफरेंट H एटम प्रेजेंट इन द जेड, जेड में कितने प्रकार के हाइड्रोजन एटम उपस्थित है। तो बच्चों ये भी थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से पूछा है। एक तो देखो ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब ये वाली रिंग में कहने से पैरा पोजीशन का एक हाइड्रोजन एटम है, बराबर। अब ऑर्थो पोजीशन का एक और हाइड्रोजन एटम, मतलब तीसरा हो गया। अब ये वाला ऑर्थो जो है ना, उसको अलग से नहीं गिनना होता है, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन चाहे इस ऑर्थो पे कराओ चाहे इस ऑर्थो पे कराओ, बात तो एक ही है, वो ऑर्थो ही माना जाएगा, तो इसको सेम टाइप का हाइड्रोजन कहते हैं। उसने ये नहीं पूछा कितने हाइड्रोजन एटम है, प्रश्न है कितने डिफरेंट हाइड्रोजन एटम, मतलब टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है यहाँ पर, है ना। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं पूछे, नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन एटम, मतलब प्रकार, कितने अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन है। तो दिस इज ऑर्थो पोजिशन, दिस इज मेटा पोजिशन, दिस इज पैरा पोजिशन। ये मेटा काउंट नहीं करना है, ये ऑर्थो काउंट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ऑर्थो ऑर्थो सेम है, मेटा मेटा सेम है, पैरा वाला एक है। तो इस तरफ हो गए ये चार हाइड्रोजन हो गए। अब इधर देखते हैं, इसके पैरा का एक हाइड्रोजन हो गया, इसके मेटा का एक हाइड्रोजन हो गया। अब ये वाला मेटा भी वही होगा, तो वो गिनना नहीं है। ये वाला ऑर्थो का हाइड्रोजन और वो वाला ऑर्थो का हाइड्रोजन भी सेम माना जाएगा, तो वो भी गिनना नहीं है। तो कितने हाइड्रोजन हो गए, ये तीन हो गए, ठीक है। तो ये तीन हो गए और ये चार हो गए, तो चार और तीन कितने हो गए आपके, सात हो गए, बराबर है। तो सात हो गए। कोई बच्चा ऐसा भी करे कि सारे हाइड्रोजन गिन ले, तो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, वो तो ऑप्शन में भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है, ऑप्शन में भी नहीं है। लेकिन ये सवाल अगर आपको
न्यूमेरिकल में आता तो और ट्रिकी हो जाता, राइट। इसलिए कॉन्सेप्चुअली हमें क्लियर होना जरूरी होता है कि हमें जब टाइप ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन पूछा गया है तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कितने अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन है एंड नॉट टोटल हाइड्रोजन। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज अ फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। चलिए चेक करते हैं अगला प्रश्न। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द डायazonium सॉल्ट विल बी। ऑलराइट, तो बच्चों जैसे कि आप जानते हो कि डायazonium सॉल्ट में पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या वह रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कि रिंग को दे रहा है? ऑब्वियसली ये N2Cl रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो जब रिंग से इलेक्ट्रॉन अपन खींच रहे हैं तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो कोई डोनर आएगा तो फायदा है कि विड्रॉवर आएगा तो फायदा है? रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो रही है, तो हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो इसको कुछ तो डोनेट करे कि ये ले भाई ये ले, तू टेंशन मत ले, बराबर है। तो जहां डोनर आएगा वहां स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कहां पर डोनर है? ए वाले में आप देखो मिथॉक्सी है, इज मिथॉक्सी ए डोनर? ऑफ कोर्स मिथॉक्सी इज अ डोनर, बराबर है। अगर आप बात कर रहे हो बी वाले में, तो बी वाले में कौन सा है? नाइट्रो है। क्या नाइट्रो डोनर है? नहीं नहीं सर, ये तो स्ट्रॉन्ग विड्रॉवर है। यहां बोला यहाँ कुछ भी नहीं है। इधर क्या है? साइनो, तो साइनो क्या ए बी विड्रॉवर है। तो बेस्ट कौन है? बेस्ट इसमें कौन है? ए वाला जो है बेस्ट हो जाएगा। इसके बाद में सी वाला। क्यों? बोला कम से कम कोई डोनर नहीं है, कोई बात नहीं है, विड्रॉवर तो नहीं है ना, बराबर है। तो सी वाला जो है उसके बाद में आएगा। और उसके बाद में नाइट्रो और साइनो में, नाइट्रो इज अ वेरी पावरफुल विड्रॉवर, तो वो सबसे एंड में आएगा। तो इसके लिए अपना जो सीक्वेंस हो जाएगा, बराबर, बी सबसे एंड में आएगा। ए सी डी बी वुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बराबर है। सीधा आपको सरल विड्रॉ और डोनर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना था। लेट्स चेक द नेक्स्ट वन। द डाइपोल मोमेंट ऑफ आर सी एन इज ग्रेटर देन आर एन सी। ये देखिए, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन और आर एन, यू शुड नो द फॉर्मूला। ओके, अगर आपको ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड का भेद नहीं पता तो इसको जरूर समझ लीजिए। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ साइनाइड, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड में कहना है इसे, आइसोसाइनाइड में प्लस माइनस चार्ज ज्यादा है ना? प्लस माइनस चार्ज काफी ज्यादा है, मतलब इसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा हो गई। जहां चार्जेस ज्यादा वहां डायपोल मोमेंट ज्यादा। तो स्टेटमेंट का पहला हिस्सा जो कह रहा है, द डायपोल मोमेंट ऑफ आर सी एन इज ग्रेटर देन आर एन सी। ओ, ये तो बिल्कुल विपरीत बोला है। आर एन सी का डायपोल मोमेंट आर सी एन से ज्यादा होना चाहिए था, तो ये गलत है। आगे कह रहा है एंड आर एन सी undergoes hydrolysis in the acidic medium to produce carboxylic acid. This is also wrong, बराबर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। रिमेंबर, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड देगा प्लस अमोनिया देगा। ओके, लेकिन आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस अमाइन देगा प्लस फॉर्मिक एसिड देगा। ओके, सी, this is like RC will become RCOH and N will become ammonia. सिमिलरली यहाँ पर N वाला हिस्सा जो है वो अमाइन बन जाता है और कार्बन वाला हिस्सा जो है वो आपका एसिड बन जाता है। सो दिस डज नॉट गिव यू RCOH, RNC का हाइड्रोलिसिस, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर अपने को रॉन्ग दिए हुए हैं, मतलब स्टेटमेंट में दो हिस्से थे और दोनों पार्ट गलत है। So this makes the statement 1 incorrect. This makes the statement 1 incorrect. Let's check the statement 2. RCN on hydrolysis under acidic medium produces a compound which on treatment with Sokal 2 followed by addition of ammonia gives another compound X. This compound X on the treatment with NaOCl. Alright, so here this time the NTA has played a really good role with you guys. Alright, they have increased the length of question. Question difficult नहीं है, question doable है, थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दिया है। तो स्मार्टली यू हैव टू बी रियली वेरी फास्ट इन द टर्म्स ऑफ टेकिंग द डिसीजन। जैसे ही आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर एक लंबा सा कन्वर्जन क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको स्ट्रेट क्या करना होता है? आपको स्ट्रेट सोचना होता है कि है ना, हमें स्पीड में कैसे इसको सॉल्व करना है। तो उनका कैसा कहना है कि आर सी एन का हाइड्रोलिसिस किया तो हमें कंपाउंड मिला
RCOH, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। इसको ट्रीट किया सोकल 2 के साथ में, तो इसका बन जाएगा असाइल क्लोराइड, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है। दिस ऑन फॉलोड विथ अमोनिया, मतलब इसको अगर आपने अमोनिया से ट्रीट किया, सो दैट इज गोइंग टू गिव मी अमाइड, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। बराबर है। उनका कहना है कि ये कंपाउंड एक्स है, ये हमारा कंपाउंड एक्स है। फिर कंपाउंड एक्स ऑन ट्रीटमेंट विद NaOCl NaOH, मतलब इसको अगर मैंने NaOCl NaOH, बड़ा ही शानदार तरीका आपको भ्रमित करने का। प्यारे बच्चों, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन है ये। मैंने आपको बताया था, ओ तेरा हैप्पी बर्थडे, ए तेरा हैप्पी बर्थडे। ये हैप्पी बर्थडे रिएक्शन में कई बार ब्रोमीन NaOH, ब्रोमीन NaOH ना लिखते हुए वो आपको NaOBr, KOBr, NaOCl इस तरह का, या NaOI इस तरह का कंडीशन देंगे, तो आपको घबराना नहीं है। ये सारी चीजें देखिए, ब्रोमीन और NaOH आपस में रिएक्ट करेंगे तो सोडियम हाइपोब्रोमाइट ही तो बनाएंगे ना। बराबर है। तो ब्रोमीन NaOH लिखो, या ब्रोमीन स्लैश अल्कली लिखो, या NaOBr लिखो, या कोबर लिखो कि गोबर लिखो, एक ही है वो सब। बराबर है, ये अलग अलग नहीं है, दिखते अलग है एक ही। तो कंडीशन को आइडेंटिफाई करना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, कंडीशन अगर आपने सही से आइडेंटिफाई कर ली, तो इसके हिसाब से कहना है कि ये NaOCl वाली कंडीशन जो है, ये आपको देने वाला है RNH2, प्राइमरी अमाइन देगा। फिर प्राइमरी अमाइन को फर्दर ट्रीटमेंट किया है क्लोरोफॉर्म KOH के साथ में, मतलब इसका आपने क्या कर दिया, आइसोसाइनाइड टेस्ट विल प्रोड्यूस RNC, मतलब आपको आइसोसाइनाइड देगा। बराबर है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही जा रहा है, एंड दिस वे ये स्टेटमेंट आपका सही बन जाता है। ऑलराइट बच्चों, इस स्टेटमेंट में अगर आप इतना भी देखते हैं ना कि क्लोरोफॉर्म KOH किया है और लास्ट में आइसोसाइनाइड मिला है, तो भी आप कंफर्म हो जाते थे कि हाँ ये तो आइसोसाइनाइड तो बनना है, ये तो पक्की बात है। बराबर है। बट ठीक है, बीच में एक कार्बन आपने कम किया, वो सब अगर आप सीक्वेंस करके भी करते हो तो भी चलेगा। और अगर आपको एकदम झटपट फटाफट स्ट्राइक हो गया कि हाँ मतलब आइसोसाइनाइड टेस्ट किया है लास्ट स्टेप में, तो आइसोसाइनाइड तो मिलेगा ही, है कि नहीं। आइसोसाइनेट टेस्ट किया है अगर लास्ट स्टेप में क्लोरोफॉर्म KOH, तो आइसोसाइनेट तो बनेगा ही ना। तो आइसोसाइनेट बनेगा ही, ये अगर आप श्योर है तो भी आप इस क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व कर सकते थे, और आपका आंसर जो है आइसोसाइनाइड आ जाता था। सो विच मेक्स स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, वुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। राइट। चलिए आगे देखते हैं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, लेकिन काफी बड़ा उन्होंने बना करके दिया है, जिसे देखने वाला कभी कभार डर जाता है, लेकिन बहुत इजी है। पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन गिविंग द मेजर प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएक्शन। हमें करेक्ट रिएक्शन यहाँ पर ढूंढने के लिए कहा गया है। चलिए पहले रिएक्शन में अगर हम लोग देखते हैं, व्हाट इज गिवन टू अस इज, एक अमाइड अपने को दिया हुआ है, प्रोपेन अमाइड। प्रोपेन अमाइड के साथ में ट्रीट कर रहा है वंस अगेन, ओ तेरा हैप्पी बर्थडे, ब्रोमीन KOH। ब्रोमीन KOH मतलब हैप्पी बर्थडे रिएक्शन होएगा, तो बच्चों कार्बोनिल उड़ जाएगा, कार्बोनिल उड़ जाएगा और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा अमाइनर, आपको मिलेगा अमाइनर। ठीक है, तो CH3CH2NH2 it will be the परफेक्ट करेक्ट है ना। आपके पास पहले 3 कार्बन थे, एक कार्बन इधर सोडियम कार्बोनेट में चला गया, पोटेशियम कार्बोनेट में, तो व्हाट यू गेट, अमाइन। सो इथाइल अमाइन मिल रहा है, दैट्स परफेक्टली करेक्ट। सो ये आपका ऑप्शन अपने आप में पहले ही ये वाला सही हो गया। फिर भी मैं आपको बाकी वाले एक बार समझा देता हूँ कि इसमें क्या गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन अपन चेक करते हैं। तो व्हाट वी आर एबल टू सी हियर, यू आर गिवन अ बेंजीन रिंग एंड देयर इज NH एंड देयर इज अ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसमें हमने ने HNO3 H2SO4, मतलब क्या डाला है इसमें, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। बच्चों नाइट्रेटिंग मिक्सचर का काम है नाइट्रेशन करवाना। ठीक है। नाइट्रेशन रिंग पर होता है, ये तो पक्की बात है। लेकिन एक रिंग NH को जुड़ी हुई है और दूसरी रिंग, रिंग B जो है वो आपके कार्बन कार्बन को जुड़ी हुई है, कार्बोनिल ग्रुप को जुड़ी हुई है। तो बच्चों ये दोनों रिंग में से कौन सी रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है, ऑफ कोर्स रिंग A। इफ रिंग A इज मोर एक्टिवेटेड, देन डेफिनेटली जो नाइट्रेशन होगा वो रिंग A पर होगा कि रिंग B पर होगा, ऑफ कोर्स A पर होगा।
लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने अपने को नाइट्रेशन दिया हुआ है वो अपने को कार्बोनिल वाली रिंग में दिया है, और वो भी पैरा पोजीशन पे। वो भी गलत है, वो भी मेटा पर आना चाहिए। ठीक है, बट खैर मेटा पर छोड़ो, वो आएगा ही नहीं। जब आपके पास में एक्टिवेटेड रिंग है तो आप डीएक्टिवेटेड रिंग पर अटैक क्यों करोगे? सो दिस वे दिस पर्टिकुलर ऑप्शन बिकम्स इनकरेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर 4, ये क्या कह रहे हैं? आपके पास में ये क्लियर कट दिख रहा है कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है। आपके पास में थैलाइमाइड सॉल्ट है और उसको आपने ट्रीट किया है अराइल हलाइड के साथ में। अरे भाई, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में अराइल हलाइड नहीं चलते। अराइल हलाइड के साथ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना आसान नहीं होता, एंड हेंस ये वाला सब्स्टिट्यूशन होकर के आपको एनिलीन मिलने वाला नहीं है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में एनिलीन नहीं मिलता। सो दिस इज नॉट करेक्ट। ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ कहा गया है कि CH2NH2 ग्रुप है, क्लोरोफॉर्म KOH किया तो आइसोसाइनाइड मिला। ये तो सही है, आइसोसाइनाइड मिला, ये पक्की बात है। फिर बोल रहे हैं कि इसका 3 HCl करके आपको CH2NH2, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन 3 HCl से नहीं करवाया जाता। 3 HCl का जो यूज है वो अपन नाइट्रो के रिडक्शन में करते हैं। तो ये वाला भी जो कंपाउंड यहाँ पर दिया है ये भी आपका गलत हो जाता है, एंड हेंस वन दिस वन हैप्पी बर्थडे इज अ फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। लेट्स चेक द नेक्स्ट। In this question, it is asked the correct order of acidic strength of the major product formed in the following reaction। बड़ा ही जबरदस्त तरीका है पूछने का। ऑलराइट, काफी डिफरेंट तरीके से एसिडिटी ऑर्डर ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या दिया है अपने को? पहले PHNH2, इसका नैनो टू HCl किया। ओके, तो ऑफ कोर्स PHNH2 का अगर नैनो टू HCl करोगे, ये आपका एनिलीन है, नैनो टू HCl किया तो N2Cl बना। N2Cl में फिर CuCN किया, CuCN किया तो ये क्या हो जाएगा? सायानाइड। फिर सायानाइड का हाइड्रोलिसिस किया तो आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। बराबर है। ऑलराइट, तो कंपाउंड ए आपका बेंजोइक एसिड है। बी वाला कंपाउंड देखते हैं, CH3CH2CHO, मतलब ये अल्डिहाइड है। और ऊपर दिया है अपने को सिल्वर अमोनिकल और अल्कली कंडीशन। मतलब सर ये तो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट है। बिल्कुल सही पकड़े। और टोलन रिएजेंट टेस्ट में कंपाउंड क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑलराइट, तो यहां पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। मीथेन का ऑक्सीडेशन करवाया है अल्केन चैप्टर, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, एनसीईआरटी में अल्केन के स्पेशल रिएक्शन जो है वहां पर ये रिएक्शन है। बड़ा ही शानदार तरीके से सवाल बनाया गया है। मीथेन का ऑक्सीडेशन किया MO2O3। अब मोलिब्डेनम ऑक्साइड जो ऑक्सीडेशन करवाता है उससे आपको मिलता है अल्डिहाइड, कंट्रोल ऑक्सीडेशन है, यू गेट अ फॉर्मल्डिहाइड। एंड उसका सोडियम क्रोमेट के साथ में, सोडियम डाइक्रोमेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो अल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करवा के रहता है, एंड व्हाट यू गेट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फाइनली एक कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कौन सा है आपका? फॉर्मिक एसिड। ऑलराइट, फिर लास्ट में अपने को दिया है PHCH2MgBr प्लस ड्राई आइस। तो दिस इज ग्रिग्नार्ड प्लस ड्राई आइस, ग्रिग्नार्ड प्लस ड्राई आइस, ड्राई आइस प्लस ग्रिग्नार्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो CO2, और अगर आपने इसको ट्रीट किया है सो दैट्स गोइंग टू गिव मी PH2CH2C डबल बॉन्ड OOH। ऑलराइट, सो यू गेट अ फिनाइल एसिटिक एसिड। ओके, यहाँ पर जो आपका कंपाउंड है वो क्या है? फिनाइल एसिटिक एसिड। अब हमें क्या बोला है? अब हमें बोला है कि इन चारों कंपाउंड का बराबर है करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर अपने को ढूंढना है, करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, इन चारों की एसिडिटी को कंपेयर करना है। देखिए अब तक सवाल ऐसे पूछे जाते थे, 4 कंपाउंड की एसिडिटी रहती थी, उसको कंपेयर करो। अब कैसे सवाल आ रहे हैं कि आपके पास में 4 ये है, इसका आप कंपाउंड बनाओगे और वो जो कंपाउंड बने हैं उनकी एसिडिटी ऑर्डर आपको कंपेयर करनी है। सो दैट्स वेयर थिंग्स आर बिकमिंग लिटिल ट्रिकी। सो आपको ये सोचने के लिए आना चाहिए। सो लेट्स सी, बेंजोइक एसिड
प्रोपेनोइक, फॉर्मिक, इन सभी के अंदर फॉर्मिक एसिड जो होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, दैट एवरीवन नोज। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में एसिडिटी ऑर्डर्स अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ये जरूर मालूम है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। उसके बाद जैसे जैसे डोनर ग्रुप आते जाते हैं तो एसिडिटी क्या हो जाती है, एसिडिटी जो है उसकी कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर तो इथाइल ग्रुप डोनर है, बराबर, तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो प्रोपेनोइक में COH CH2 फिर मिथाइल ग्रुप, COH CH2 फिर फिनाइल ग्रुप। अब फिनाइल ग्रुप जो होता है उसका कार्बन sp2 होता है। sp2 कार्बन इज मोर एसिडिक देन sp3 कार्बन, बराबर है। तो इसके हिसाब से ये जो कंपाउंड है आपका कंपाउंड डी जो है वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो ए जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, बराबर है। और डी और बी के अंदर जो है डी इज मोर एसिडिक देन बी। बट अगर आप बात कर रहे हो बेंजोइक एसिड के बारे में तो यहाँ तो कार्बोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली sp2 कार्बन को जुड़ा है, यहाँ तो sp2 कार्बन नेक्स्ट कार्बन पे जुड़ा है ना। तो ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा जो है एसिडिक, सबसे ज्यादा जो है एसिडिक अनडाउटेडली आपका फॉर्मिक एसिड है। कंपाउंड सी जो है आपका फॉर्मिक एसिड जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। और सी के बाद में आपको नेक्स्ट जो लेना रहेगा वो आपका आएगा ए, और ए के बाद में अगला आएगा आपका फिनाइल एसिटिक एसिड, और उसके बाद में आपको मिलेगा प्रोपेनोइक एसिड। ओके, यदि आपको ये एसिडिटी के ट्रेंड ना याद हो तो आप एसिडिटी के ट्रेंड जरूर देखिएगा, जरूर उसको समझिएगा। और राइट, उसमें जो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी दी है उसके ऊपर अक्सर सवाल पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, ये अल्को आपका AKC में है, अल्डिहाइड कीटोन में है। लेकिन यहाँ पर कुछ रिएक्शन आपने अमाइन के भी यूज किए हैं, तो इसको हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस किया है, बराबर। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज अ फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, राइट। लेट्स चेक फॉर द नेक्स्ट। अगला प्रश्न, अ स्टूडेंट परफॉर्म्ड analysis of the aliphatic organic compound X, which on analysis gives 61% of carbon, hydrogen, and nitrogen. This compound on treatment with HNO2 H2O produces another compound Y. Okay, all right. HNO2 H2O कंपाउंड में नाइट्रोजन है, HNO2 H2O मतलब क्लियर है कि अमाइन का आपने डायअज़ोटाइजेशन करवाया है। ठीक है, अमाइन का डायअज़ोटाइजेशन करवाया है। कंपाउंड एक्स का हमने क्या करवाया, HNO2 H2O मतलब डायअज़ोटाइजेशन, जिससे हमें कंपाउंड Y मिल रहा है। कंपाउंड Y डिड नॉट कंटेन एनी नाइट्रोजन, कहां से होगा भाई, अगर आपके पास में अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है, बराबर है, प्राइमरी अमाइन है, और उसका अगर आप नाइट्रस एसिड करवाते हो तो N2 गैस उड़ जाता है, एंड व्हाट वी गेट इज एन अल्कोहल, RNH2 बिकम्स अल्कोहल। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि Y ऑन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस अनदर कंपाउंड Z। अल्कोहल का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन किया है। देखिए, वैसे तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन भी मिलता है, अल्डिहाइड भी मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलता है। लेकिन आगे का स्टेटमेंट कह रहा है कंपाउंड Z जो मिला है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है बच्चों, आयोडोफॉर्म टेस्ट कीटोन्स देते हैं, जिनके पास में CH3 C डबल बॉन्डो ग्रुप हो, केवल वही दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल ऑक्सीडेशन करने पर संभवतः आपको मिथाइल कीटोन मिलना चाहिए, तो ही वो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे सकता है। ऑलराइट, तो लेट्स चेक कि गिवन ऑप्शन में कौन है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। ठीक है, अभी अपने को आइडेंटिफाई करना है कि कंपाउंड एक्स कौन है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, PH CH CH3 NH2, बराबर है। क्या इसका अगर आप HNO2 H2O करोगे तो यहाँ पर अल्कोहल आएगा, बोला यस अल्कोहल आएगा। ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन बनेगा, बोला यस कीटोन बनेगा। क्या यह कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, यस ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो ये पॉसिबल आंसर है। अब दूसरे ऑप्शन देखो, गजब हो गया। अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन देखते हो, ऑप्शन नंबर 2, तो इसमें भी वैसा ही है,
यहां पर आपको NH2 दिया हुआ है, क्या ये NH2 डायazotization करने पर अल्कोहल नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। क्या अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन नहीं देगा? जरूर देगा। तो दिस विल गेट ऑक्सीडाइज टू गिव यू कीटोन, अनडाउटेडली कीटोन देगा, और वो भी आपका जो है टेस्ट देने वाला है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देने वाला है, बिल्कुल देने वाला है। बराबर है। तो अब तो यहाँ पर खेल हो गया, आपको ये भी आयोडोफॉर्म देगा, ये भी आयोडोफॉर्म देगा। अब इसको ट्राई कीजिए, वो भी देगा। देखिए, सेकंड पर NH2 है ना, हाँ। ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, क्योंकि ये तो ये प्राइमरी कार्बन के ऊपर है। तो प्राइमरी कार्बन वाला अल्डिहाइड देने वाला, और अल्डिहाइड का आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होता है एसिड अल्डिहाइड छोड़ के, तो ये तो 3 कार्बन वाला है। तो ये तो गया। सो ओनली दिस ऑप्शन कुड बी रूल्ड आउट, रेस्ट ऑल आर पॉसिबल। तो अब हम कैसे सॉल्व करें इसको? तो इसके लिए हमें हिंट यूज करनी होगी जो पहले क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन के सबसे पहले उन्होंने बताया था कि कंपाउंड के अंदर लगभग 23% नाइट्रोजन है। इसको राउंड ऑफ करके मैं 25% पकड़ लूं, अंदाजा अंदाजा 25% के आसपास ऐसा। अब आपको इन तीनों कंपाउंड के अंदर चेक करना पड़ेगा कि कहां पर लगभग 25% नाइट्रोजन है। ठीक है, 25% नाइट्रोजन कहां पर आएगा? ठीक है, मैं ऑप्शन 1 को रूल आउट कर सकता हूँ। अब वो कैसे सर? अरे इधर तो बेंजीन का ही वजन 78 है। ओके, बाकी सब कार्बन वगैरह का आप जोड़ोगे, और नाइट्रोजन का 14 है। बराबर। सो दिस डज नॉट अकाउंट फॉर 25% आई सपोज। बराबर है। सो नेक्स्ट वाले में अपन चेक करते हैं। तो वी हैव अ 3 कार्बन और इसके अंदर 4 कार्बन। मुझे 4 कार्बन में संभावना इंट्यूजन ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा हो सकता है। सो आई विल ट्राई विद दिस, बट अदरवाइज यू कैन ट्राई विथ एनी ऑफ देम। और आपका लगभग 25% के आसपास उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट बनना चाहिए। सो लेट्स चेक। यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन का हो गया 12 4 जार 48। बराबर है। हाइड्रोजन का 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हाइड्रोजन है यहाँ पर, और नाइट्रोजन का वजन कितना है? 14। बराबर, इसको ऐड कर लेते हैं। 8 और 1 9, 9 और 4 1 13, एक कैरी, 4 1 5 6 7, 73। 73 में से 14, बराबर, 73 में से 14। क्या ये जो नंबर है, क्या ये लगभग 25% आपको दे रहा है क्या? तो 25 3 और 25 4 बराबर है। 3 5 5 4 20, तो लगभग लगभग 20 के आसपास, मतलब 23 के आसपास आंसर अगर एग्जैक्ट करूँ तो आ भी सकता है। ठीक है, दूसरे का आप एक बार चेक कर लेते हैं अपन। बराबर, दूसरे का चेक कर लेते हैं, मतलब इसका तो लगभग अपना 20% के प्लस आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट करेंगे तो 23 भी आ सकता है। मैंने एग्जैक्ट किया नहीं है क्योंकि अपन को न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर सेकंड वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? उसमें 3 कार्बन है। 3 कार्बन के हिसाब से उसका मास कितना हो जाएगा? 36। हाइड्रोजन का होगा 3 और 3 6 7 8 और 1 9, और नाइट्रोजन का 14। बराबर है। तो 6 4 10 9 19, एक कैरीड, 3 और 1 4 1 5, 59। बराबर, 59 में से 14 इंटू 100। बराबर है। मुझे नहीं लग रहा कि ये ये 0 0 कट हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया। सो 70/3, 70/3। सो 70/3 आपका लगभग ये भी 25% के आसपास आ रहा है। सो देन यू हैव टू गो फॉर लिटरल, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस देखना पड़ेगा इसके अंदर। बराबर है। लेट मी सी व्हाट इज द आंसर गिवन। ओके, तो इसमें भी 20 के आसपास आ रहा है, इसमें भी 20 के प्लस ही आ रहा है। सो आपको एग्जैक्ट करके देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट करके देखना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स डू दिस। दिस इज, ये ठीक है। 59 को अपन ने 60 किया है, दैट्स वेरी स्मॉल अप्रोक्सीमेशन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो इसको अपन एग्जैक्ट करके देखते हैं। इसका आधा 3 हो गया, इसका आधा 7 हो गया। बराबर, तो 70/3 है। तो दूनी 6, एक बचा 0। अरे एग्जैक्ट 23 आ रहा है भाई, एग्जैक्ट 23 आ रहा है इसका तो। बराबर है, तो सही हो गया ना? फिर एग्जैक्ट 23 आ रहा है, तो देन दिस हैज टू बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ऑलराइट, so this is the final answer. Let's do the next. टोटल नंबर ऑफ अल्कली, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको अब तक के जितने क्वेश्चन डिस्कशन
अगर आपको यूजफुल लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड एज आई सेड, कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि विच इज द नेक्स्ट चैप्टर दैट यू आर वेटिंग फॉर। ऑलराइट, द टोटल नंबर ऑफ अल्कली insoluble solid sulfonamide obtained by reaction of given amine with Hinsberg reagent। so Hinsberg reagent जो है, हिंसबर्ग रिएजेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन के अंदर क्या भेद होता है। मतलब व्हाट इज द यू नो रिएजेंट यूज्ड। तो रिएजेंट यूज्ड इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बराबर है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो इसको देखो, ये टेबल आप याद कर लीजिए। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट में सबसे पहले पता होना चाहिए हिंसबर्ग रिएजेंट दैट इज योर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को अगर आप प्राइमरी अमाइन से रिएक्ट करवाओगे तो आपको मिलेगा आर एन एच, एक एच रिप्लेस हो जा करके वहां पर आपका सल्फोन अमाइड ग्रुप जुड़ जाता है। और ये कंपाउंड जो होता है वो अल्कली में सॉल्यूबल होता है, अल्कली में सॉल्यूबल होता है। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी अमाइन के बारे में, तो सेकेंडरी अमाइन के पास में तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन था, वो रिप्लेस होने के बाद में अब आपके पास एसिडिक एच नहीं है, एंड हेंस ये अल्कली में इनसॉल्युबल होता है। जबकि मैं टर्शरी वाले की बात करूं तो टर्शरी के पास में तो कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है ही नहीं, एंड हेंस वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करने वाला है। सो वंस अगेन, प्राइमरी रहेगा तो आपको कंपाउंड मिलेगा जो कि अल्कली में सॉल्युबल होगा, सेकेंडरी रहेगा तो आपको कंपाउंड मिलेगा जो अल्कली में सॉल्युबल नहीं रहेगा, और टर्शरी रहेगा तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। आई होप दिस हेल्प्स। ओके, सो हिंसबर्ग रिएजेंट अगर आपको समझ में आ गया है, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, तो अब आप इसको ये देखिए कि आपको बोला है अल्कली इनसॉल्युबल सॉलिड कौन देगा। तो अल्कली इनसॉल्युबल सॉलिड वो देने वाले हैं जो आपके सेकेंडरी अमाइन होंगे। तो आपको चेक करना है क्या एनिलीन सेकेंडरी अमाइन है, नहीं, एनिलीन तो प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, एनिलीन इज अ प्राइमरी अमाइन। दूसरा बोला है एन मिथाइल एनिलीन, ऑफ कोर्स एन मिथाइल एनिलीन जो है, एन मिथाइल एनिलीन जो है ये आपका सेकेंडरी अमाइन है। देन यू मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन मतलब ये तो प्राइमरी अमाइन है। फिर एन एन डाई मिथाइल मिथेनमाइन, मतलब ये तो आपका टर्शरी अमाइन हो गया। क्या बोला है, एन एन डाई मिथाइल मिथेनमाइन। ओके, सो दिस इज अ टर्शरी अमाइन। देन यू एन मिथाइल मिथेनमाइन। ऑफ कोर्स एन मिथाइल, देखो एक ही नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन है, तो ऑफ कोर्स वो तो काउंट होने ही वाला है सेकेंडरी के अंदर। तो ये अब तक सेकेंडरी कौन आया, ये सेकेंडरी आया है, मिथाइल मिथेनमाइन सेकेंडरी आया है। फिर बोला है फिनाइल मिथेनमाइन। फिनाइल मिथेनमाइन का मतलब होता है एक बाजू फिनाइल है, एक बाजू मिथाइल है। सो फिनाइल मिथेनमाइन, यस, ये भी आपका सेकेंडरी अमाइन है। देन यू हमें एन प्रोपाइल एनिलीन, मतलब एनिलीन जिसके नाइट्रोजन पे क्या जुड़ा हुआ है, एन प्रोपाइल ग्रुप। तो यह भी तो आपका सेकेंडरी अमाइन हुआ ना। तो एन प्रोपाइल एनिलीन भी आपको जो है सेकेंडरी के अंदर काउंट करना पड़ेगा। देन यू हैव एन फिनाइल एनिलीन, डेफिनेटली एन फिनाइल एनिलीन मतलब ऐसा एनिलीन जिसके एन पे फिनाइल जुड़ा हुआ हो, तो ये भी आपका सेकेंडरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन है तो टेस्ट जरूर देगा। ठीक है, देन यू हैव एन एन डाई मिथाइल, ये चलेगा नहीं चलेगा, लेट मी सर्कल दिस, एन फिनाइल एलिनिन। देन अलाइल अमाइन एंड आइसोप्रोपाइल अमाइन, अलाइल अमाइन आइसोप्रोपाइल अमाइन ये सारे के सारे प्राइमरी है। अलाइल अगर आपको ना पता हो तो बता, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज अलाइल अमाइन, ये भी आपका प्राइमरी है। और आइसोप्रोपाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल नाम पे मत जाना, हाँ, बराबर। आई होप यू नो कि अमाइंस के केस में प्राइमरी सेकेंडरी डिसाइड होता है कि उसके कितने नाइट्रोजनस हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट हुए हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने कितने सर्कल किए हैं, एक दो तीन चार और ये पांच। तो पांच ऐसे कंपाउंड है जो कि सेकेंडरी अमाइन थे, और एज वी नो सेकेंडरी अमाइन हिंसबर्ग टेस्ट दे सकते थे, and hence that would be the final answer for the given question. I hope the discussion of amines question was very 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 useful to you। आप सभी को लेक्चर सुन के बहुत मजा आया होगा और काफी सारी चीजें आपको नई नई सीखने मिली होगी।
और उसको याद करने के आसान तरीके जो हमने पढ़े हैं वो भी आपको अगले जेई अटेम्प्ट के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। सो विश यू वंस अगेन वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड एंड अगले वीडियो के इंतजार में रहिएगा। एंड एज आई सेड, कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन सा चैप्टर अगला है जो आप सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।